काराकोरम रेंज में है, इस पर चर्चा हो गई थी। उसके आगे की चर्चा आज करनी है, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है थोड़ा बड़ा मटेरियल्स है और सारे बच्चों को इसके बारे में सारी डिटेल जानना चाहिए। वहाँ तक तो हो गया था, ट्रांस हिमालय में जो काराकोरम रेंज है वो उसमें हुआ था। और उसके आगे का जो कुछ मटेरियल है, काराकोरम रेंज के नीचे का जो कौन रेंज है, बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं, उसके नीचे कौन सा रेंज है और किस पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर सिंधु नदी पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, आदि आदि बातों के बारे में चर्चा चलेगी। तो ट्रांस हिमालय में ही भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की चर्चा हो चुकी थी। K2 है सबसे ऊंची चोटी, 8,611 मीटर यहाँ तक हुई थी। उसके आगे में है, उसके आगे लिखा जाए काराकोरम के दक्षिणी भाग में पर्वत श्रेणियां बहुत सारा है, तो काराकोरम सबसे ऊपर में है। तो काराकोरम के दक्षिण में कौन है और उसके नीचे भी दक्षिण में कौन है, बहुत सारा माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रेणी है। तो काराकोरम के दक्षिण में है लद्दाख श्रेणी, और लद्दाख श्रेणी के नीचे में जो उससे नीचे में आएगा, नीचे साउथ नीचे में आता है, नॉर्थ ऊपर होता है। लद्दाख श्रेणी के नीचे में है जास्कर श्रेणी, और लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच से बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, वह है सिंधु, इसको अंग्रेजी में इंडस कहते हैं। जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ही बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला है लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी के दक्षिण में। अब जास्कर से लद्दाख और जास्कर हो गया। उसके नेक्स्ट है कि जास्कर श्रेणी के दक्षिण में पीर पंजाल श्रेणी है। जास्कर से भी नीचे कौन है, बहुत सारा माउंटेन रेंज है, तो पीर पंजाल श्रेणी है। उसमें प्रसिद्ध कश्मीर घाटी उसी में स्थित है। ये जानना है कि किसमें कश्मीर घाटी स्थित है। तो ये तो हो गया ट्रांस हिमालय का। अब आया भारत जो विशाल देश है, तो नॉर्थ ईस्ट का जो है, नॉर्थ और ईस्ट जो 7 स्टेट्स है, वहाँ भी बहुत सारे पर्वतों का रेंज है, इसे पूर्वांचल कहते हैं, पूर्वांचल, और बहुत पहाड़ों का रेंज है। और भारत म्यांमार सीमा से उत्तर दक्षिण की ओर बहुत सारे पर्वत रेंज है। तो पूर्वोत्तर भारत, पूर्व उत्तर में पर्वतीय जो भूमि है भारत की, वो पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। यहाँ अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं जो भारत म्यांमार हम लोगों का पड़ोसी देश है, सीमा के सारे उत्तर दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। उत्तर दक्षिण दिशा में अगर जाना है, और किन दो देशों के सहारे, तो भारत और म्यांमार की सीमा से पूर्वोत्तर में जो ऊबड़ खाबड़ बहुत सारे माउंटेन रेंज है, उसको पूर्वांचल कहा जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है। आज नहीं, चूंकि भारत बहुत विशाल देश है और बिहार बहुत सारे विशाल देश, जो बड़ा जो विशाल देश है, तो उसमें ऊपर वाला जो पार्ट है बहुत सारा माउंटेन रेंज है। पहले माउंटेन रेंज का हो जाएगा चर्चा, तो हो जाएगी चर्चा। उसके नीचे फिर जब माउंटेन से नीचे आएंगे तो हिल वाला पार्ट होता है, और उससे जो नीचे आएंगे तराई वाला पार्ट दलदली क्षेत्र है, और उससे जो नीचे आता है वो विशाल मैदान। आज जो रिमेनिंग जो बचे हुए हैं उस पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर चर्चा कर लिया जाएगा। क्योंकि 7 पार्ट में हम लोग भूआकृतिक प्रदेश को बांटे थे, तो पहले तो उसका जो बटा हुआ उसको करेंगे, फिर आगे कर लिया जाएगा। तो आगे देखा जाए, भारत की 4 सबसे विशाल हिमानिया ग्लेशियर, बर्फ की नदी को ग्लेशियर कहा जाता है, जो काराकोरम हिमालय में ही स्थित है। चारों के बारे में नाम जान लेना है, उसकी लंबाई जान जाना ही पूछता है। जो काराकोरम रेंज में जो 4 विशाल हिमानिया है, में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लंबा है सियाचिन ग्लेशियर। वो 75 किलोमीटर के विस्तार में फैला हुआ है। तो सबसे पहला है सियाचिन, दूसरा है बालतेरो, उसका है 58 किलोमीटर, तीसरा है बियाफो, और चौथा है हिस्पार। और जितने भी मटेरियल्स दिए जा रहे हैं वो सारे के सारे टेलीग्राम ऐप में डाल दिया गया है। अगर यहाँ सुनने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक से अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं, तो वहाँ ठीक से फिर खोल देंगे उस ऐप को, और फिर आप देख लेंगे, ध्यान पूर्वक मनन करेंगे, सारा का सारा याद हो गया। अभ्यास तो करना है, बार बार कहते हैं आपको, अभ्यास कीजिए, अभ्यासानुसार विद्या। तो आइए, जो 4 विशाल हिमानियाँ हैं काराकोरम रेंज में, ये भी हो गया। आगे का कुछ जो बचा उसको देखा जाए। अब नागा श्रेणी भी, नागालैंड में नागा श्रेणी वो भी माउंटेन रेंज है, वो भी भारत म्यांमार सीमा की जल विभाजक बनाता है। और नागा श्रेणी की सर्वोच्च बिंदु है माउंट सरामती। अब जो माउंटेन रेंज है, जो सबसे माउंट पीक होता है, उसको सर्वोच्च श्रेणी कहा जाता है, माउंट सरामती है, वो नागा श्रेणी में है। और एक और है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल नाम से, अरुणाचल पूरब का जो प्रदेश है, भारत का सबसे पूर्वी प्रदेश पूछा जाए तो कौन होगा, अरुणाचल प्रदेश। और भारत का सबसे पश्चिमी प्रदेश पूछा जाए तो कौन होगा, गुजरात। से बहुत जरूरी है कि भारत का सबसे पूरब क्या होता है, पहले बताए थे, दाहिना साइड में पूरब और बायां साइड में पश्चिम। तो सबसे पूरब का जो राज्य है अरुणाचल, उसमें मिश्मी की पहाड़ियां याद कर लेना है
कि मिशमी की पहाड़ियाँ जो अरुणाचल प्रदेश में, बस इतना ही जान लेना है। एक चीज़ पे और बच गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लद्दाख, लद्दाख जो है भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत पठार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लाटू, जिसके शीर्ष सपाट होते हैं और गर्भ रत्नों से भरा होता है, पठार कहा जाता है। जैसे छोटानागपुर का पठार रत्नों से भरा हुआ उसका गर्भ। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन है? लद्दाख का पठार। बहुत इंपॉर्टेंट है, कश्मीर में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है ये जानना जरूरी है। और उसकी ऊंचाई है 5300 मीटर। और मीटर को फीट में आपको पहले ही बताया गया है। मीटर को फीट बनाने का तरीका क्या है? 1 मीटर 3.28 फीट होता है। और उसको निकालना है तो आप उसको गुना कर लेंगे और जो आएगा इसका आंसर होगा। जैसे दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8850 मीटर पहले भी बताया गया था। अगर इसको फीट में करेंगे तो 8850 में 3.2 गुना कर लेंगे 29028 फीट होगा। तो ये तो ठीक है हुआ। अब आइए थोड़ा सा मैदानी इलाका पर, ऊपर का पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में हो गया, थोड़ा मैदानों पर आए। भारत की या दुनिया की जितनी सभ्यता संस्कृति अक्सर जो पल्लवित पुष्पित होती है, मैदानी इलाकों पर सबसे पहले पल्लवित पुष्पित होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी होती है, लेकिन मैदानी इलाकों पर जहाँ नदियों का प्रभाव है और नदियों के आसपास लोगों का रहन सहन, सभ्यता और संस्कृति सबसे पहले पल्लवित पुष्पित होती है। तो आइए भारत का जो विशाल मैदान है वो भी नदियों के आसपास जो लोग बसे हैं उसके बारे में। तो भारत का जो विशाल मैदान है वो भी अति नूतन है। पर्वत और पठार पहले बने हैं और वो ये पर्वतों के घिसने पिटने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी का निर्माण होता है और मिट्टी जहाँ की उर्वर होगी वहाँ पर फसल अच्छे होंगे, जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण चीज मुहैया होगा, वहाँ सभ्यता संस्कृति पल्लवित पुष्पित होगी। तो आइए पहले तो मैदानी इलाका, जो भारत का विशाल मैदान है, लगभग 6.5 से 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। उत्तर का विशाल मैदान है और उसी विशाल मैदान में थार का मरुभूमि के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा हो जाएगी। मेन तो उत्तर का विशाल मैदान में आपके पंजाब का जो मैदान है, उत्तर प्रदेश का तो पूरा मैदानी इलाका का आधा भाग लगभग पड़ जाता है। उसके बाद पंजाब का है, हरियाणा का है, उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, असम का है, आदि आदि। एनीवे, तो ये भारत के विशाल मैदानों की उत्पत्ति नूतन काल में हुई। ये मैदान लगभग कितने वर्ष पुराने हैं? लगभग है अबाउट लगभग 20 लाख वर्ष पुराने हैं। लगभग 20 लाख वर्ष पुराने ये मैदानों का निर्माण हुआ था, इसको दिमाग में रखना है। और इनका जो निर्माण हुआ है, नदियां, ये जो मैदानी इलाका बनी हैं वे बड़ी नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से, नदियां जब चलती है ना तो सेडिमेंट्स, मलबा को बिछाते जाती है और वो बहुत उर्वर हो जाती है। तो डिपोजिटेड सेडिमेंट्स के द्वारा, निक्षेपित अवसादों के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ चलती हैं और नदियाँ में बहुत सारी सहायक नदियाँ होती है। और नदियाँ जब चलती है तो अपने साथ साथ बहुत सारा चीज़ को ढोते हुए ले चलती है और वो जो बिछा देती है वो बहुत ही फर्टाइल, बहुत ही उर्वर होता है और उससे सभ्यता संस्कृति रहन सहन के लिए जरूरी चीज़ वहाँ मुहैया हो पाता है। ये भारत के विशाल जो मैदान है वो भी आपको, भारत का जो विशाल मैदान है तो उधर है पश्चिम पंजाब और पूरब में असम और वहां तक का जो रेंज है। तो पंजाब का जो मैदान है, पंजाब का जो मैदानी भाग है वो किस नदियों के निक्षेपित मलबा से बना है। उसके बाद कुछ मध्यवर्ती है, उसके बाद पूर्वी है, उधर सबसे पश्चिम में पश्चिमी, बीच में मध्यवर्ती और सबसे दाहिने साइड में पूर्वी भाग का निर्माण किन किन नदियों के सहायक नदियों तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। तो सबसे पश्चिम में तो सिंधु की सहायक नदी सतलज, सिंधु की सहायक नदी सतलज है। सिंधु नदी की से जो बनी है वो तो पाकिस्तान का पार्ट हो जाता है, लेकिन अभी पंजाब में आइए, हालांकि एक पंजाब पाकिस्तान में भी है और एक पंजाब हिंदुस्तान में ही है। तो सबसे पश्चिम में जो पंजाब का मैदान है वह सिंधु की सहायक नदी सतलज की निक्षेपित मलबा से बना है और मध्यवर्ती जो है वह गंगा और सबसे पूर्व वाला जो है वह ब्रह्मपुत्र नदियां और उसकी सहायक नदियों के निक्षेपित मलबे से वो मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिम का, मध्यवर्ती का और पूर्व का। अब अगला देखा जाए, भारत के विशाल मैदान, अति नूतन कानून बना, भारत के विशाल मैदान का करीब आधा भाग, जितना पार्ट है उसका करीब आधा भाग उत्तर प्रदेश में, शेष आधा भाग जो रिमेनिंग बच गया उसमें पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों से। आधा तो उत्तर प्रदेश हो गया, रिमेनिंग बच गया कौन से है? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, असम, आधा पार्ट जो है उससे बनता है। अगला है भारत के विशाल मैदान के उत्तरी सीमा पर, अब उसमें भी उत्तरी ऊपर में और दक्षिणी नीचे में,
तो उत्तरी सीमा में गिरिपद मैदान है। गिरिपद पर्वत, पद का मतलब पैर तो है। गिरिपद मैदान है। ये मैदान महीन मलबे, सेडिमेंट्स, बालू बजरीगात को मलबा कहते हैं, महीन मलबे और मोटी कंकरों के मिश्रण से बने हैं। इन्हें पंजाब में क्या कहा जाता है और असम में क्या कहा जाता है? पंजाब में इसे भावर कहा जाता है और असम में इसे दुआर कहा जाता है। अब इसको दिमाग में रखना है, पंजाब में क्या कहा जाता है और असम में क्या कहा जाता है। अगला है गिरिपद मैदानों के दक्षिण में, उससे भी नीचे आइए, दक्षिण हमेशा याद रखना नीचे, और उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे, दहिना साइड पूर्व और बायां साइड पश्चिम। कोई भी नक्शा देखना है वो दिमाग में आपको रखना है। तो गिरिपद मैदानों के दक्षिण में दलदली क्षेत्र है और दलदली क्षेत्र है जिसे क्या कहा जाता है, उसके लिए टर्म है तराई। नेपाल की तरह तराई कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है नवीन जलोढ़ मिट्टी, जहां वर्षा का पानी हर साल पहुंचता है। नवीन, न्यू एलुवियल सॉइल एंड ओल्ड एलुवियल सॉइल। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और ओल्ड एलुवियल सॉइल जो को बांगर कहते हैं। पुराने जलोढ़ जहाँ वर्षा का पानी हर साल नहीं पहुंचता है, ऊंचे जगह पर है, तो अब वर्षा हर साल नहीं पहुंचता है तो क्या कहते हैं, बांगर। और जहाँ हर साल पहुंचते हैं उसको कहते हैं खादर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यू एलुवियल सॉइल को क्या कहते हैं और ओल्ड एलुवियल सॉइल को क्या कहते हैं। ये भी हो गया। पंजाब में हालांकि उस खादर को, जो न्यू एलुवियल सॉइल है, उसको बेट कहते हैं। पंजाब में उसको क्या कहते हैं, ऐसे मोटे तौर पर वो खादर कहते हैं, पंजाब में उसका नोमेनक्लेचर वेट है। अगला है भारत के विशाल मैदान में, विशाल मैदान है, बिहार का भी पार्ट है। विशाल मैदान में यत्र तत्र गर्त है, ट्रेंच है, खाई है। बिहार में ऐसे दो बड़े गर्त हैं। बिहार में क्या है, ऐसे दो बड़े गर्त हैं। पटना के निकट के गर्त को जल्ला कहते हैं, आलू की खेती बहुत होती है, जल्ला कहते हैं। मोकामा के निकट के गर्त को टाल कहते हैं। अभी तेरे में याद करना है, पटना के निकट के गर्त को जल्ला कहते हैं या मोकामा के निकट के गर्त को टाल कहते हैं। अगला है अब राजस्थान के शुष्क, विशाल जो मैदानी भाग है तो कुछ शुष्क प्रदेश है जहाँ वर्षा कम होती है। एक जमाना तक वहाँ भी वर्षा बहुत हुआ करती थी, वैदिक काल में जहाँ बहुत सारी वर्षा होती थी और धीरे धीरे समयांतराल से वर्षा कम होने लगी तो वहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र बन गया। हालांकि वो भी मैदानी इलाका के अंतर्गत आता है, उसमें राजस्थान का पार्ट आता है। तो राजस्थान के शुष्क मैदान भारत के विशाल मैदानों का विस्तार है। राजस्थान के मैदान का विस्तार अरावली पर्वत के पश्चिम में है। भारत का और विश्व का भी सबसे पुराने पर्वतों में अरावली पर्वत का नाम आता है। भारत ही नहीं, विश्व के पुराने पर्वतों में अरावली पर्वत का नाम आता है। तो अरावली पर्वत के पश्चिम का जो पार्ट है वह राजस्थान के शुष्क मैदानी क्षेत्र का में आता है। यहाँ बालू का स्तूप बहुत पाया जाता है, बालू का ढेर यहाँ की प्रमुख स्थलाकृति है। अगला है सरस्वती नदियाँ, वैदिक काल की बहुत प्रमुख पवित्र नदी थी सरस्वती। हालांकि अब यह विलुप्त हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है, गायब हो गई, उसकी जो दूसरी नदी दृष्टिगोचर होती है। सरस्वती, दृश्यवती और सतलज नदियों से अपवाहित में बहा के ले जाना। यह क्षेत्र प्राचीन काल से बहुत उपजाऊ था। प्राचीन एंशियंट एज में ये बहुत फर्टाइल था। जहाँ नदियाँ होगी वो क्षेत्र तो उपजाऊ होगा ही। ऐसा विश्वास है कि आज का जो घग्गर नदी है वह सरस्वती नदी का ही उत्तरवर्ती नदी, उत्तर माने बाद की नदी वो विलुप्त हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, तो बाद वाला जो है वो घग्गर है, उसका घग्गर कहा गया है। बस इतना ही जानना है। अगला है अरावली श्रेणियों के पाद पैर और पश्चिमी मरुस्थलीय के बीच की पट्टी में बालू के डिब्बों की संख्या कम है। इस क्षेत्र के जल को छोटी छोटी नदियां बहा कर ले जाती, वहाँ भी छोटी छोटी नदियां हैं, हालांकि वहाँ की प्रमुख नदी लूनी है। इन नदियों के द्वारा उपजाऊ भूमि का निर्माण, अब नदियों के द्वारा भी छोटी छोटी नदी है लेकिन उपजाऊ भूमि बनाती है। ऐसी भूमि को रोही कहते हैं। राजस्थान में छोटी छोटी नदियों के द्वारा बहाकर जो ले जाई गई मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है, बहुत सारा फर्टाइल है। उस मिट्टी को क्या कहा जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, और उसको कहते हैं रोही। उसको क्या कहा जाता है, उसको रोही कहा जाता है, उसको दिमाग में रखना है। अगला देखा जाए भारत के मध्यवर्ती ऊंची भूमि, भारत का बीच वाला मालवा का प्लाटू वाला है उच्च भूमि, पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी से पूरब में विंध्य पर्वत श्रेणी के मध्यवर्ती उच्च भूमि को कहते हैं। इन उच्च भूमियों में मध्य प्रदेश का आधा
राजस्थान, अभी डेटा है मध्य प्रदेश का आधा, राजस्थान का 1/3 और उत्तर प्रदेश का भी थोड़ा सा भाग आता है, थोड़ा सा भाग शामिल है। यह पूरा का पूरा भाग वनाच्छादित है, वन से भरा हुआ है। वन होना बहुत जरूरी है। और आपको बताया गया है कि पर्यावरण संतुलन के लिए वन कितना होना चाहिए, तो 33.33% वन होना चाहिए। भारत में पर्यावरण संतुलन के लिए जो वन होना चाहिए उससे कम है, करीब 22 पॉइंट कुछ है, या 22 कहिए, कहीं कहीं 21 में रहता है, 33.33 वन होना चाहिए। लेकिन वो क्षेत्र जो है वनाच्छादित है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अरावली पर्वत का जो विस्तार है, एक्सटेंशन है अरावली पर्वत का, वो कहाँ से कहाँ तक है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है। भारत का सबसे पुरानी पर्वतों में तो इसका नाम आता है, और बहुत जीर्णशीर्ण हो गया। दिल्ली में जो इसका पार्ट है उसको दिल्ली रीच कहते हैं, बहुत जीर्णशीर्ण हो गया, छोटा छोटा दिखाई देता है। तो अरावली श्रेणी दिल्ली से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर अहमदाबाद के निकट तक 800 किलोमीटर की दूरी में फैला है। 800 किलोमीटर की दूरी फैला है दिल्ली से अहमदाबाद तक। यह कठोर क्वार्टजाइट चट्टानों से बना है। चट्टान स्पेशली मैं पढ़ाऊंगा बाद में कैसे चट्टानों का निर्माण होता है, मैग्मा से होता है चट्टान, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो क्वार्टजाइट चट्टानों से, क्वार्टजाइट जो होता है ना, बलुआ पत्थर का परिवर्तित रूप होता है। क्वार्टजाइट चट्टान है जो सैंडस्टोन का परिवर्तित रूप होता है, उससे बना होता है। और यह माउंट आबू की पहाड़ियों पर इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है गुरु शिखर। बहुत इंपॉर्टेंट, माउंट आबू राजस्थान में ही है और उसका नाम है गुरु शिखर। अक्सर प्रश्न आता है कि गुरु शिखर जो अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो उसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। गेट बाई हट कर लेना है। कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, तो दिल्ली से अहमदाबाद तक है। कितने किलोमीटर में है, तो 800 किलोमीटर में है, दिमाग में रखना है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू पर्वत पर है और उसका नाम है गुरु शिखर और उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। इसमें 2-3 चीज बात है जिसको दिमाग में रखना है और गेट बाई हट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है मध्य भारत पठार और विंध्य श्रेणी के मध्य वाला निर्मित पठार, विस्तृत पठार, इसे मालवा का पठार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मालवा का पठार। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी वैशाल चट्टानों के विखंडन से बना है और यह कपास की खेती के लिए उपजाऊ मानी जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है। बस इसमें इतना ही रखना है, कोई खास बात इसमें नहीं है। आगे देखा जाए भारत के मध्यवर्ती उच्च भूमि, भारत का जो बीच वाला है मध्यवर्ती उच्च भूमि अपलैंड जो है, उसका दक्षिणतम भाग नर्मदा का संरचनात्मक गर्त है। नर्मदा नदी है और विंध्य पर्वतमाला और सतपुरा पर्वतमाला के बीच से होकर के नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, दिमाग में रखना है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊपर में हम लोग पर्वतों के बारे में पढ़ा, उससे नीचे में मैदान, भारत के विशाल मैदान के बारे में पढ़ा, और उसके नीचे में आए जो प्रायद्वीपीय भारत है, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ, उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश जो है, जो गोंडवाना लैंड का अंश है, ऊपर वाला होता है अंकारा लैंड, नीचे वाला होता है गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड जो लैंड मास का है, भू आकृतिक प्रदेश है, उसके बारे में पढ़ना है। वो अब पठारी है, उसमें कर्नाटका का प्लाटू वगैरह आता है, सब पठार के बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानना है। और जैसे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू है, उसी तरह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, उसकी ऊंचाई कितनी है और वह उसकी अवस्थिति कहाँ है, आदि आदि जो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाएं पूछा जाता है। भारत के भू आकृतिक प्रदेश जो नीचे वाला है, विंध्य पर्वतमाला से नीचे का दक्षिण भारत और विंध्य पर्वतमाला से ऊपर का उत्तर भारत, ये मध्य प्रदेश में। और विंध्य पर्वतमाला और सतपुरा पर्वतमाला के बीच से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। अब देखा जाए इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है उसको देख लेते हैं। भारत के मध्यवर्ती उच्च भूमि तो हो ही गया है। आगे भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक विभाग प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लाटू है। यह उत्तर में सतपुरा पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वतमाला से नीचे है सतपुरा पर्वतमाला। विंध्य पर्वतमाला ऊपर है, विंध्य श्रेणी ऊपर और नीचे में सतपुरा। तो सतपुरा पर्वत श्रेणी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु, दक्षिण में कन्याकुमारी तक कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का पूरा का अगर आपको बताए थे 3214, तो 3214 है। बीच में है विंध्य पर्वतमाला, अब विंध्य पर्वतमाला से नीचे है सतपुरा, तो लगभग आधा विंध्य पर्वतमाला बीच में आया, उससे नीचे सतपुरा। तो इसका आंसर होगा करीब 1500 किलोमीटर। अगर पूरा भारत का लगभग 3000 लेके चलिए, ऐसे 32 से 14 है लेकिन मोटा तौर पर 3000 लेके चला जाए तो 1500 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ। इसको दिमाग में रखना है कि भारत के भू आकृतिक प्रदेश का जो पेनिनसुलर प्लाटू है वो 1500 किलोमीटर में विस्तृत है। अगला है भारत के प्रायद्वीपीय पठार
पूरब पश्चिम में जो इसका विस्तार है, पूरब में राजमहल की पहाड़ियां और पश्चिम में है पश्चिमी घाट जिसको सह्याद्री कहते हैं, कि मध्य 1400 किलोमीटर की दूरी है। अब इधर कितना होगा, पूरब पश्चिमी कितना है 1400, नीचे आ गया 1500, इधर आ गया पूरब पश्चिम 1400 किलोमीटर की दूरी में है। प्रायद्वीपीय पठार की 4 भू-आकृतिक उप इकाइयां हैं। पूरा पेनिनसुलर प्लाटू का 4 भू आकृतियां हैं। तो उसमें पहला है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। एगो वेस्टर्न घाट होगा पश्चिम में, तो पूरब में क्या होगा, ईस्टर्न घाट। एगो पश्चिमी घाट जिसको सह्याद्री भी कहा जाता है, दिमाग में रखिएगा, पश्चिमी घाट ब्रैकेट में सह्याद्री, एगो पूर्वी घाट। उसके बाद है दक्कन का पठार। डेक्कन का अर्थ होता है दक्षिण, डेक्कन का अर्थ क्या होता है, दक्षिण। दक्कने रखते हैं, दक्कन का पठार। और पूर्वी पठार उड़ीसा वगैरह में जो महेंद्रगिरी है उसको कहते हैं। अगला लिखा जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी घाट ब्रैकेट में सह्याद्री, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं, का निर्माण लावा। और आपके मन में लावा क्या होता है, लावा की क्षैतिज चादरों से होता है। लावा जो होता है ना, धरती के नीचे जो तरल तप्त पदार्थ होते हैं वो मैग्मा कहलाते हैं। और यह मैग्मा ही जब कठोर ठोस रूप धारण कर लेता है तो आग्नेय पर्वत, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। तो धरती के नीचे तो तरल तप्त पदार्थ मैग्मा है, और वही मैग्मा जब धरती के ऊपर आ जाता है तो क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। दिमाग में रहे, नीचे में मैग्मा, ऊपर में लावा। और ठीक है, इसमें मैंने पश्चिमी घाट में थाल घाट और भोर घाट, अब याद रखना, थाल घाट और भोर घाट नाम के 2 प्रमुख दर्रा है। दर्रा का मतलब गैप, दो पाया जाता है। इसको इतना, थाल घाट और भोर घाट नाम के 2 प्रमुख दर्रा वेस्टर्न घाट में है, सह्याद्री में है। और यह क्षैतिज चादरों से, लावा के क्षैतिज चादरों से इसका निर्माण हुआ है। लावा क्या होता है और मैग्मा क्या होता है, इसे टर्म जानना बहुत जरूरी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखा जाए आगे के कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, टर्म्स हैं। विंध्य श्रेणी के उत्तर और दक्षिण को अलग, डिमार्केशन। विंध्य श्रेणी उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करता है। विंध्य श्रेणी, ठीक है, विंध्य श्रेणी तो अभी चर्चा हो गई कि उत्तर और दक्षिण। विंध्य श्रेणी के ऊपर में उत्तर भारत है, विंध्य श्रेणी के विंध्य श्रेणी के दक्षिण में कौन है, पहले भी चर्चा हो गई, सतपुरा श्रेणी है। अब सतपुरा श्रेणी में सतपुरा रेंज है, माउंटेन रेंज है, इसकी हाईएस्ट जो पीक है उसके बारे में चर्चा होगी। सतपुरा का सुदूर पश्चिमी इधर बाएं साइड और पूरब में दाहिना साइड में सतपुरा होता है। तो सतपुरा का सुदूर पश्चिमी भाग राजपीपला पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसे याद करना है कि जो माउंटेन रेंज का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है और पूर्वी भाग किस नाम से जाना जाता है। क्योंकि भारत का विशाल भू-आकृतिक प्रदेश है और दुनिया का 7वां बड़ा देश है, तो यहाँ का जो माउंटेन रेंज है, यहाँ का जो प्लेन है, समतल मैदान है, यहाँ का जो पेनिनसुलर प्लाटू है, द्वीपीय भाग है, सबके बारे में जो भी कम्पिटिटिव छात्र हैं उसको विस्तार पूर्वक जान लेना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब इंटरव्यू में भी जाएंगे जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस देश के हैं उसकी जो भू-आकृतिक बातें हैं वो जानना कंपल्सरी है, इसलिए इसमें कुछ डिटेल से बताया गया है। राजपीपला पहाड़ी के नाम से सुदूर पश्चिम जाता है, जबकि पूर्वी भाग अमरकंटक पठार कहलाता है। सतपुरा, अब जो मेन बात है, सतपुरा की सर्वोच्च बिंदु, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ सतपुरा माउंटेन रेंज कौन है और उसकी ऊंचाई कितनी है। इसका सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो पीक है इसका नाम है धूपगढ़। अब आपके मन में कि धूपगढ़ कहाँ पाया था और उसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है और यह मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में पाया जाता है। कितनी ऊंचाई है, 1350 मीटर है और यह मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में। गेट वाइज हट करना है, ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको याद करना है, बार बार अभ्यास करेंगे सब याद हो जाएगा, भाषानुसार नहीं होता। अब आइए, जो कभी बिहार में साथे रहता था, साथे था बिहार से, एक जमाना था, बिहार से अलग हो गया। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का पठार किस चट्टानों से बना हुआ है, ग्रेनाइट और नीस। ग्रेनाइट ही अपने परिवर्तित रूप में नीस हो जाता है, ग्रेनाइट चेंज इनटू नीस, दोनों लिख लिया। ग्रेनाइट और नीस से बना है। यह झारखंड का दक्षिणी भाग है, पूरे झारखंड जो प्रदेश है उसका दक्षिणी भाग है। ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण में। बार बार कहता हूँ नक्शा देखने का, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, दाहिना साइड पूर्व और बायां साइड पश्चिम। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है सॉरी, इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। अब जो पूरा पठारी रेंज है, प्लाटू है, इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर याद रख लेना है। दामोदर नदी है इस पठार की प्रमुख जलवाहिका है। जलवाहिका बहुत सारी सहायक नदियां इसमें दिया है, लेकिन मेन आपको दामोदर रखना है कि छोटा नागपुर पठार की प्रमुख जलवाहिका कौन है, दामोदर है, बस इसमें जानना है।
अगला आया देखा जाए, छोटा नागपुर पठार का दक्षिण पश्चिम भाग में कहीं कहीं पर सामान्य सतह से ऊपर, सामान्य जो रीजन है उससे ऊपर सपाट फ्लैट भाग दिखाई पड़ता है। पूछा जाता है इसका स्थानीय नाम क्या है। जो सपाट है, टेबल लैंड है, वह स्थानीय भाषा में पाट कहलाता है, PAT। स्थानीय भाषा में क्या कहलाता है? पाट कहलाता है। एक और चीज है जो इम्पोर्टेंट है, छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूरब में, छोटा नागपुर दिमाग में रखिए, उत्तर पूरब के उत्तर ऊपर में या पूरब देखना साइड होता है, उत्तर और पूरब। उत्तर पूरब में राजमहल की पहाड़ियां हैं, राजमहल की पहाड़ियां भागलपुर के में पहाड़ियां है। यह पहाड़ी अधिकांशतः किस चट्टान से? तो बैसाल्ट चट्टानों का बना हुआ। राजमहल की पहाड़ियां किस चट्टानों से बना हुआ है? बैसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। एक क्वेश्चन में और पूछा जाता है कि छोटा नागपुर की पठार की सबसे सर्वोच्च बिंदु कौन है? हाईएस्ट जो उसका है, छोटा नागपुर पठार की हाईएस्ट है पारसनाथ, और वह 1366 मीटर। और कहाँ है? झारखंड के गिरिडीह जिला में पड़ता है। जाना ऊंचाई जाना है, सबसे ऊंचा जो उसका जगह सर्वोच्च बिंदु जान रहा है, तो सर्वोच्च बिंदु है पारसनाथ, इसकी ऊंचाई है 1366 मीटर, और यह झारखंड के गिरिडीह जिला में पड़ता है। बस 2-3 चीज को जान लेना, बात खत्म है। अगला है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट इधर हो गया, वेस्टर्न घाट की भांति पूर्वी घाट लगातार नहीं है, दंतुर है, वक्र है, लगातार होता वक्र, टूटा फूटा है। उड़ीसा में पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी कहते हैं, तो ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, और महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501 मीटर है। महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट अब आ गया, थोड़ा नीचे लिए चलते हैं आपको। और भारत का सबसे दक्षिणी का राज्य है वह तमिलनाडु है। सबसे नीचे का राज्य कौन है? तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु के सुदूर दक्षिण में, सुदूर दक्षिण एक्सट्रीम नीचे में, सुदूर दक्षिण में नीलगिरी, ब्लू माउंटेन कहिए, नीलगिरी पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी पहाड़ियों का मिलन स्थल है। नीलगिरी जो है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट एंड दक्षिणी का जो पहाड़ी है उसका मीटिंग पॉइंट है नीलगिरी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में पड़ता है नीलगिरी। तो नीलगिरी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, और यह नीलगिरी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट और खास दक्षिणी पहाड़ियों के मिलन बिंदु है। प्रश्न आता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? और वहां पर एक हिल स्टेशन में जहाँ लोग घूमने जाते हैं, ऊटी है, तो वो इम्पोर्टेंट है, तो उसका मीनिंग हुआ नीलगिरी है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दूधा बेटा, दूधा बेटा, और दूधा बेटा की ऊंचाई है 2637 मीटर, 2637 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु के सूर्य दक्षिण पश्चिम में पड़ता है नीलगिरी, और यह ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का मीटिंग पॉइंट है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है दूधा बेटा, और इसकी ऊंचाई है 2637 में। इसको एकदम याद कर लिया जाए, ये अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तमिलनाडु में है, और वहाँ ऊटी नाम का एक हिल स्टेशन है जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं, सैर करने के लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन जस्ट इसके बाद आता है। जैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू है। अगर प्रश्न आ जाए कि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, तो वह सबसे ऊंची कौन है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी अवस्थिति कहाँ है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत अनायमुदी, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में अनायमुदी, और यह अनायमुदी लोकेटेड इन केरला। कहाँ पर है? केरल में है अनायमुदी। अनायमुदी कहाँ पर है? केरल में है, और इसकी ऊंचाई है 2696 मीटर। दूधा बेटा का है 2637, और इसका कितना है? 2696 मीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत जरूरी था। आगे देखिए, पूर्वोत्तर भारत में, भारत का जो पूर्वोत्तर भारत हुआ नॉर्थ ईस्ट वाला, में मेघालय पठार, वो छोटा नागपुर पठार का यहाँ से मेघालय, पहले बताए थे जहाँ मेघालय संसार में मासिक नाम होते मेघालय में। तो पूर्वोत्तर भारत में मेघालय पठार छोटा नागपुर पठार का ही अंग है। छोटा नागपुर जो गारो राजमहल गैप से अलग हो गया है, जो कालांतर में गारो राजमहल गैप के द्वारा शेष पठार से अलग हो गया है। तो भारत के भू आकृतिक प्रदेशों में ऊपर का माउंटेन रेंज वाला हम लोग जान गए, बीच का जो समतल मैदान है जान गए, और उसके नीचे जो प्रायद्वीपीय पठार वाला नीचे वाला, इधर जल है, बे ऑफ बंगाल है, इधर पश्चिम में अरेबियन सी है, और नीचे में हिंद महासागर है। ये बहुत बड़ा भू आकृतिक प्रदेश है, पठार वाला, प्लाटो वाला, पेनिनसुलर प्लाटो वाला।
अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा द्वीप के बारे में जाना है, पहले तटीय जान जाए फिर बाद में द्वीप। तो चलिए, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी दक्षिण साइड में और पश्चिमी सीमाओं पर तटीय मैदान है, कोस्टल प्लेन है। तो पश्चिमी तट लगभग सीधा है, इधर वाला मालाबार वाला साइड केरल वाला सीधा है, लेकिन पूर्वी तट वक्र है, वक्र को दंतूर भी कहते हैं। पूर्वी तट पर कई डेल्टा है। अब आपके मन में डेल्टा क्या होता है? नदियां जब चलती है तो जहाँ नदियां समुद्र में मिलती हैं वहाँ अनेक धाराओं में वो विभक्त हो जाती है, क्योंकि वहाँ उसका वेग, वहाँ उसका जो स्पीड होता है ना वो कम जाता है, वो अनेक धाराओं बढ़ जाती है, और उन धाराओं के बीच के जो फर्टाइल लैंड होता है वह डेल्टा कहलाती है समुद्र में। तो चूंकि भारत की अधिकांश नदी पूरब की ओर बहती है, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, और दूसरी बड़ी नदी है कृष्णा, और तीसरी बड़ी नदी महानदी, और उसके बाद है कावेरी। ये सभी नदियां पूरब की ओर जा रही है। ये सारी नदियां बे ऑफ बंगाल में जाती है और वह डेल्टा बनाती है। सबसे पहला नाम आता है गोदावरी, दूसरा नाम आता है कृष्णा, तीसरा नाम आता है महानदी, और चौथा नाम आता है कावेरी। सारी का डेल्टा बनाती है। चारों का नाम जानना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, भी दिमाग में नहीं है। चलिए, तो आगे आप देखना है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पूर्वी तट को पायन घाट, इसको कोरोमंडल भी कहते हैं। पूर्व वाला कोरोमंडल तट और पश्चिम वाला मालाबार तट, इसको याद रखना है। पूर्व वाला क्या है? कोरोमंडल तट कहते हैं, जो गोदावरी के डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। जो गोदावरी के डेल्टा से लेकर, ऊपर में गोदावरी महाराष्ट्र से, वो सबसे बड़ी नदी, गोदावरी के डेल्टा से कन्याकुमारी नीचे तक फैला है। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ मैदान का नाम है, उसको ध्यान देना है। उड़ीसा के तटीय क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो बहुत आसान है। उड़ीसा के तटीय क्षेत्र है उसको उत्कल का मैदान के नाम से, ये अपेक्षाकृत उत्कल का मैदान के नाम से जानते हैं। अगला है, देखा जाए कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ? भारत का जो सबसे मेन लैंड का दक्षिणतम भाग कन्याकुमारी, मेन लैंड का भारत का। तो कन्याकुमारी और सूरत ऊपर गुजरात के बीच 1500 किलोमीटर की दूरी तक विस्तृत पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई, मैदान लंबाई तो 1500 किलोमीटर हो गया, चौड़ाई 10 से 25 किलोमीटर के बीच में है। पश्चिमी तट में हो गया 10 से 25 चौड़ाई और लंबाई तो 1500 किलोमीटर का है। महाराष्ट्र के तटीय मैदान को क्या कहते हैं? अभी छोटा छोटा चीज है कि महाराष्ट्र के तटीय मैदान को कहते हैं, कर्नाटक के तटीय मैदान को क्या कहते हैं, उड़ीसा के तटीय मैदान को क्या, मिलाने वाला पूछा जाता है तो बहुत कॉमन है, जान जाना है। तो महाराष्ट्र के तटीय मैदान को कोंकण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण कहते हैं। और कर्नाटक के तटीय मैदान को कन्नड़ का मैदान कहते हैं। और केरल के तटीय के मैदान को मालाबार का मैदान के नाम से पुकारा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तट वाला भी हो गया और लास्ट बचा हुआ है अंत भला तो सब भला। अब एक वो द्वीप भी बना हुआ है, क्योंकि भारत जो विशाल देश है, मेन लैंड का तो आपको अब शांति शांति बता दिया था, लेकिन उससे भी नीचे अब जाएंगे तो पूरब वाला बंगाल की खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार, और अरबियन सी में जो है अरब सागर में लक्षद्वीप है, तो उसमें भी 36 द्वीप है, उधर तो 204 है। तो कुछ द्वीप के बारे में भी जान जाए, फिर भारत की पूरा भूआकृतिक प्रदेश दिमाग में आ जाएगी। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा बच गया है सॉरी। भारत में द्वीपों की कुल संख्या, द्वीप तो पहले ही बता दिया कि द्वीप होता है वैसी भूमि जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसको द्वीप कहते हैं, और वैसी भूमि जो 3 तरफ से जल से उसको प्रायद्वीप कहते हैं, और विशालकाय भूखंड को महाद्वीप कहते हैं। तो वो सब बात हो चुकी है, बार बार इसलिए रिपीट करते हैं कि सुनने से बार बार आपको याद हो जाएगी, गेट बाय हार्ट हो जाएगा। तो अच्छा है, जो भी पढ़िए आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, इसलिए बार बार हम रिपीट करते रहते हैं। तो भारत में द्वीपों की कुल संख्या 247 है, मोटे तौर पर 247 है, जिनमें से 204 बंगाल की खाड़ी में पूरब में है, और शेष अरब सागर तथा मन्नार की खाड़ी नीचे में। भारत और श्रीलंका को बांटने के लिए मन्नार की खाड़ी है, तो नीचे वाला मन्नार बच गया, मन्नार की खाड़ी नीचे दिमाग रखना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित तो हो ही चुका है। इस द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी, इस द्वीप समूह में भी सर्वोच्च चोटी, वहां भी माउंटेन पीक है, सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक, जो 738 मीटर है, जो उत्तरी अंडमान में है। कहां पर है? उत्तरी अंडमान, क्योंकि वहां तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अनेक द्वीप है, इसलिए कहते हैं द्वीप समूह है, और एक दो नहीं है, 204 है। अगला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बैरन ज्वालामुखी। बैरन द्वीप जो है ना, वहां पर डॉर्मेंट ज्वालामुखी है, कभी कभी जागृत भी हो जाता है। बैरन और नारकोंडम द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप है और नारकोंडम द्वीप है, जो डॉर्मेंट है, प्रसुप्त है। एक तो एक्टिव होता है,
एक डोरमेंट होता है और एक एक्सटिंक्ट होता है, जो मरते कभी नहीं। लेकिन इसको डोरमेंट कहिए, कभी कभी ये जग भी जाता है, एक्टिव भी जाता है। जो भारत का प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, डोरमेंट है, प्रसुप्त है, सोया हुआ, कभी कभी जग भी जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु अक्सर कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट वो अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार में है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। या भूमध्य रेखा के भूमध्य रेखा 0 पर है, आई 6 डिग्री 45 मिनट के आसपास पड़ता है। भारत का मेनलैंड तो 8 डिग्री 4 है, इसका 6 डिग्री 45 के आसपास, मतलब और नीचे है। तो जो है भूमध्य रेखा तो 0 डिग्री से होता है, तो भूमध्य रेखा के निकट है, दिमाग में रखना है। अब थोड़ा पश्चिम आपको लिए चलते हैं लक्षद्वीप में। तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, तो ठीक ठाक है अरब सागर में। इस समय में कुल 36 द्वीप है, भी क्लियर है। ये सभी प्रवाल द्वीप हैं, समुद्री जीव जंतु के मरणोपरांत जो अवशेष बच जाते हैं वो प्रवाल कहलाए, मूंगे की चट्टान प्रवाल द्वीप के से बने हैं। लक्षद्वीप में 3 मुख्य द्वीप हैं, उत्तर में लक्षद्वीप, दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप और मध्य में कावारत्ती, वहां की राजधानी है कावारत्ती। तो मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। ये इंपॉर्टेंट है कि मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। अब जो कुछ द्वीप है 204 तो इधर हो गया, 36 हो गया, तो कुछ जो रिमेनिंग बच गए हैं उस पर चर्चा करें। जैसे हम पाम्बन द्वीप, भारत और श्रीलंका को बांटने वाली जो मन्नार की खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी में जो भारत और श्रीलंका के मध्य है, पाम्बन द्वीप वहीं पर स्थित है। एक और है जो विवादित है, भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप है, बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, वह है न्यू मूर द्वीप। वो कौन है? न्यू मूर द्वीप। तो इस तरह से ये भारत के जो भूआकृतिक प्रदेश हुए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। भारत एक विशाल देश है, दुनिया का 7वां बड़ा देश है। उसमें जो नॉर्थ में जो माउंटेन रेंज है उसके बारे में बताया गया, और साउथ में जो पेनिनसुलर प्लाटू है, और बीच में जो प्लेन है। मोटे तौर पर तो ये 3 दिमाग में आ जाएगा, सबसे उत्तर में, सबसे दक्षिण में और बीच वाला। उसके बाद जो सबसे जो दाहिने साइड में जाएंगे तट वाला तटीय मैदान हो गया, तो तटीय मैदान पूर्व में भी हो गया और तटीय मैदान पश्चिम में भी हो गया, ये भी सबके बारे में हो गया। और उसके बाद कुछ द्वीप समूह है उसके बारे में भी आप जान गए। तो भारत के संदर्भ में इन द कंटेक्स्ट